चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फोडोर चैनल में। टुडे आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी लेकर आया हूँ, जो कि एक स्टोरी है रिलेटेड मिलिटेंट जो कि आर्मी में रिक्रूट हुए। बाद में पहले मिलिटेंट थे, उसके बाद आर्मी में रिक्रूट हुए। तो उनकी एक स्टोरी को मेजर जनरल एस मोर जी ने पब्लिश किया है नेशनल हेराल्ड में। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। उनके डिटेल्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मुझे लगता है ये काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, इसलिए मैं आपके साथ लाया हूँ इस स्टोरी को। चलिए बात करते हैं आगे। तो एक ये स्टोरी है अटा मोहम्मद लाथर, जो कि एक मिलिटेंट थे उस टाइम 90s में। और मेजर जनरल यस मोर जी रिटायर्ड उस टाइम। ये 2003 की फोटो है, जो कि उस टाइम ये मेजर थे। ये करंटली रिटायर हुए हैं अभी तो मेजर जनरल से। तो एक स्टोरी उन्होंने ब्लॉग में अपने लिखी हुई है, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा। दिस परहैप्स द ओनली केस ऑफ पाकिस्तानी ट्रेन्ड मिलिटेंट बीइंग सेव्ड फ्रॉम सर्टेन डेथ एंड गेटिंग रिक्रूटेड इन द सेम आर्मी which he was brainwashed to fight again। तो एक मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे देता हूँ, बेसिक जानकारी देता हूँ मिलिटेंसी की जो कश्मीर में हुई है। ये मिलिटेंसी कश्मीर में 1990s के थ्रू लोगों स्टार्ट हुई थी। उसके बाद अभी तक चली आ रही। हम लोग बहुत सारे एनकाउंटर्स देखते होंगे, काफी बार टीवी पे भी देख चुके हैं एनकाउंटर्स को। तो एक स्टोरी उस टाइम, ये जो मिलिटेंसी थी 90s के बाद काफी हाई रेट पे थी। काफी लोग, काफी ग्रुप्स फॉर्म हो गए थे जेंडके में। पाकिस्तान अपने स्पॉन्सर्स टेररिस्ट को भेजता था, उनके भी काफी ग्रुप्स थे, फंडिंग करता था पाकिस्तान। तो उसी में से एक ग्रुप था जिसके ये एक पार्ट थे। मैं उस ग्रुप के बारे में भी आगे बात करूंगा। उस ग्रुप में इन्होंने क्या क्या शामिल हुए, उसके बाद इनको पाकिस्तान भेजा गया, कैसे न कैसे करके ये एलओसी पार किए। उस टाइम हमारी इतनी ग्रिड्स एलओसी पे इतनी मजबूत नहीं थी, हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते कौन आता था कौन जा रहा है। तो इन्होंने एलओसी क्रॉस किया, 1-2 साल इन्होंने ट्रेनिंग ली वहां से। उसके बाद ये वापस फिर से कश्मीर में आए। उन्होंने किश्तवाड़ और डोडा रीजन में ये ऑपरेट करते थे। तो ये सब इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो एक ये स्टोरी आती है 2001। 2001 की बात है अराउंड। तो ये कोकन विलेज था एक साउथ कश्मीर में, जो कि उस टाइम और अभी भी टेररिस्ट के लिए काफी सेफ लोकेशन है। यहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोकल्स का काफी सपोर्ट होता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे लोकल्स का सपोर्ट होता है, बट हाँ कुछ लोगों का होता है, तभी ये लोग इतने दिन तक सरवाइव कर पाते हैं ऐसी लोकेशंस पे। तो उस टाइम की जो राष्ट्रीय राइफल्स है, राष्ट्रीय राइफल्स हमारी एक यूनिट है जो कि टेररिस्ट ऑपरेशंस में ज्यादातर आपको कश्मीर में मिलेगी इंगेज करती हुई। तो अनंतनाग में जो स्टेशन थी यूनिट, उसके जो कंपनी कमांडर थे तो वो मेजर इस्मूर जी ही थे उस टाइम। तो उनको एक लोकेशन इंटेलिजेंस मिली थी कि एक ब्लिज में एक घर में एक ट्रीटमेंट के लिए एक मिलिटेंट आने वाला है। तो इनको आइडिया भी नहीं था वो मिलिटेंट कौन है क्या, इनको बस एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, लोकल इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन थी। करंटली हम लोग क्या करते हैं कि टेक्निकल गैदरिंग भी करते हैं इंटेलिजेंस की, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे इनक्रिप्टेड सोशल मीडिया लोग यूज़ करते हैं, टेररिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं उसी चीज़ को। तो आजकल हम लोग लोकल टेक्निकल इंटेलिजेंस भी गैदर कर रहे हैं। तो जब इनको इन्फॉर्मेशन मिली तो इन्होंने क्या किया, एक तुरंत अपनी यूनिट को एक डिस्पैच किया उस लोकेशन के लिए। और वो गांव था जलन गांव करके, काफ़ी फेमस गांव था साउथ कश्मीर का। क्योंकि वो फेमस इसलिए भी था क्योंकि वहाँ के कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर और फॉर्मर मिलिटेंट यासीन मलिक से जुड़ा हुआ गांव था वो। तो इसलिए काफ़ी फेमस भी था। जब इन्होंने एक अपनी टीम को डिस्पैच किया तो उस टेररिस्ट को इन्होंने ब्रॉड डे लाइट में ही कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया उसको। तो जब ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट हुई, लेकिन तब तक भी इनको पता नहीं था कि कौन है। जब पता लगा कि इंडिविजुअल वाज लिस्टेड टेररिस्ट नेम्ड अटा मोहम्मद ला था। ये एक हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का मेंबर है और एक लिस्टेड टेररिस्ट था, जो कि इंजर्ड था। एक गन फाइट हुई थी 1 मंथ पहले, 1 महीने पहले एक गन फाइट हुई थी इंडियन आर्मी के साथ, उसमें ये इंजर्ड हो गए थे। तो अपना इलाज कराने के लिए उस गांव में आए हुए थे, लेकिन इंडियन आर्मी ने उनको उस टाइम कैप्चर कर लिया। लेकिन जब 1 महीने पहले इनकी गन फाइट हुई थी, उस टाइम ये इंजर्ड होने के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को मैनेज कर लिया था और ये वहां से भाग निकले थे। लेकिन आफ्टर 1 मंथ इनको पकड़ लिया गया। और ये किश्तवाड़ रीजन और डोडा रीजन में ही अपने ऑपरेशंस को करते थे, मिलिटेंट्स एक्टिविटी को करते थे। तो ये जो हरकत उल जिहाद इस्लामी, ये क्या है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताता हूँ। ये एक इस्लामिक जिहाद मूवमेंट, इनका मतलब कोई फ्रीडम से नहीं था, इनका मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था। ये जस्ट जिहाद चाहते थे, ये कैलिफेट चाहते थे। ये चाहते थे कि इंडिया को कैसे भी, कश्मीर को कैसे भी इंडिया से हम लोग अलग करवा लें रिलीजन रिलीजन के बेस में। ये जिहाद में क्या, ये सरिया चाहते थे।
आपने देखा होगा अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन था, तालिबान जब वहां पे ऑपरेट करती थी तो किस तरीके से राइट्स को मैं तो बोलूंगा मार ही दिया गया था। वुमेन्स के राइट्स को, चिल्ड्रंस के राइट्स को, हर तरीके से वहां पे डैमेज किए गए राइट्स को। सरिया ये लोग चाहते हैं, तो जिहाद में ये सब इस्लामिक इस्लामिक कल्चर ये एक तरीके से थोपना चाहते हैं सभी पे। तो और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करंटली साउथ एशियन कंट्रीज में बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, इंडिया में ऑपरेट करती है। और अभी कुछ कुछ दिनों से ये इतने मजबूत नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो इनकी भी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। लेकिन फिर भी इनके कुछ मेंबर्स एक्टिव हैं इस रीजन में। और बांग्लादेश ने रिसेंटली 2005 में इनको बैन कर दिया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी। एक रिपोर्ट देखिए, 2004 में ढाका में ग्रेनेड अटैक हुआ था, उस टाइम भी इसी ग्रुप ने उस एक्टिविटी को किया था। तो उसके जो चीफ थे मुफ्ती अब्दुल हनन और इसके इनके दो साथी, उनको बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट करवा दिया था, मतलब मरवा दिया था। और ये रीजन है कुपवाड़ा। कुपवाड़ा हो गया, बारामूला, श्रीनगर, ये सदर्न कश्मीर जिसको बोलते हैं। मैक्सिमम आपको, मैं तो बोलता हूँ, जो हमें मोस्टली जितने भी अटैक्स देखने को मिलते हैं वो इसी इलाके में देखने को मिलते हैं। पुलवामा अटैक जो हमारे इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे, तो जो वो अटैक हुआ था वो भी इसी रीजन में हुआ था अटैक। फिर उस रीजन में जब जो अटैक हुआ, तो उसके बाद हम लोगों ने बालाकोट की स्ट्राइक भी की थी। तो इस तरीके से, तो इनके साथ फिर क्या हुआ, जब इनको आर्मी ने कैप्चर कर लिया, फिर इनको एक ज्वाइंट सेल, के पुलिस और इंडियन आर्मी की एक ज्वाइंट सेल ने इनसे इंट्रोगेशन किया। इंटरोगेशन में इनसे काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली। उसके बाद के पुलिस ने इनको हैंड ओवर कर दिया राष्ट्रीय राइफल्स को, कि आप लोग इनसे इनके जो इनसे वेपन्स मिले थे उनको इंडियन आर्मी को रिकवर करना था। बाकी इनसे दी गई इंफॉर्मेशन से इंडियन आर्मी को अपने ऑपरेशन चलाने थे आगे आने वाले टाइम में। तो जब इनकी काफी ये फिजिकली इंजर्ड थे, तो उस टाइम इनकी मुलाकात हमारे ईस्मूथ जी थे, मेजर जनरल, उस टाइम तो मेजर थे, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने इनको आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जब इनकी काफी फिर कुछ दिन बाद इनमें आपस में बात होने लगी, काफी इनका बॉन्ड अच्छा हो गया। फिर इन्होंने काफी चीजें अपनी शेयर की। इन्होंने अपने बताया कि हम लोग कैसे ऑपरेट करते थे जंगल्स में, कैसे हम लोग पहाड़ों में रहते थे, कैसे हमें ट्रेनिंग मिली है पाकिस्तान में, कैसे आप लोग इंडियन आर्मी को इनके दिमाग में पिच किया गया था, कैसे इनका ब्रेन वॉश किया गया था इंडियन आर्मी के खिलाफ। इन सारी चीजों को इन्होंने काफी हेल्प भी की इंडियन आर्मी की, टिप्स भी दिए कैसे क्या करना होता है। तो उसके बाद इनको वहीं की एक कंपनी में कुकिंग की हेल्प के लिए इनको रख दिया गया, उसी कंपनी में, राष्ट्रीय राइफल्स की। उसके बाद जब उसके बाद गवर्नमेंट ने पॉलिसीज निकाली, काफी सारी पॉलिसीज निकाली। पॉलिसीज निकालने के बाद रिहैब करने की जो पॉलिसीज थी, एक 1995 में निकाली, फिर 2005 में निकाली, फिर 2010 में निकाली। उस पॉलिसीज में क्या होता था कि इन लोगों को काफी सपोर्ट मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से इनकी, बट फिर भी कुछ लोगों ने उसका मिसयूज भी किया, उन पॉलिसीज का फायदा उठाते हुए फिर से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया और मारे भी गए। तो इस तरीके से, लेकिन इन्होंने काफी पैशनेटली फॉलो किया इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्मी के लिए काम किया, हार्ड वर्क किया, और आज ये इंडियन आर्मी में एज ए हवलदार पे काम कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ आने वाले सालों में इनको प्रमोट कर दिया जाए जूनियर कमीशन ऑफिसर के लिए, जेएसयू रैंक के लिए। तो एक पैशनेटली ये वर्क कर रहे हैं, काफी मोटिवेटेड है इंडियन आर्मी के लिए। और अभी जीओसी जो हमारे चिनार कॉप्स हैं, उनके जीओसी जो थे, उन्होंने अभी रिसेंटली बताया भी है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी वर्क कर रही है कुछ पॉलिसीज पे, क्योंकि 2010 के बाद काफी ज्यादा अनरेस्ट सा देखने को मिल रहा है अभी के दिनों में, क्योंकि 370 को हटाया गया है कश्मीर से, पूरे जेंडके से, और 35A को भी हटाया गया है। तो काफी सारा अनरेस्ट है। तो गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि कुछ रिहैब पॉलिसी को फिर से लाया जाए, ताकि जो कोई भी लोकल मिलिटेंस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको निकाला जा सके वहां से। तो ये सब चलता रहेगा। चलिए, ये थी एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी। मुझे तो मोटिवेशनल लगी, आप लोगों को कैसी लगती है आप लोग बताइए कमेंट में नीचे, ठीक है। और ये जो पूरा ब्लॉग है, मैं इसका पूरा लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट हमारा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। काफी मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक और कमेंट से। थैंक यू सो मच।